जिन्ना की डेथ के बाद ना तो जिन्ना के लेवल का कोई पावरफुल नेता आया और ना ही मिलिट्री ने आने दिया, क्योंकि जो टेम्परेरी कंट्रोल मिला था पाकिस्तान की आर्मी को वो काफी एंजॉय कर रही थी। पाकिस्तान आर्मी को इस टेम्परेरी कंट्रोल की ऐसी आदत लगी कि उसके बाद 29 पीएम बने। आज की डेट तक एक भी पीएम ऐसा नहीं है जिसने 5 साल अपने पूरे किए। किसी को मार दिया गया, किसी का तख्ता पलट कर दिया गया, इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को मारा गया। आज तक इनकी एक भी एजेंसी ये नहीं पता लगा पाई कि पीएम को मारा किसने है। इमरान खान जो थे, इनको रैली में गोली मार दी गई, ये आज तक नहीं पकड़ पाए कि गोली चलाई किसने। बिना किसी बड़े हाथ के ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि किसी के बारे में पता ही नहीं चल रहा कि इनके पीएम्स को मार कौन रहा है, इनके बड़े बड़े नेताओं को मार कौन रहा है। कुछ केसेस में तो लॉ को अमेंड किया गया ताकि जो पूरा कंट्रोल है वो पाकिस्तान की आर्मी के हाथ में आ जाए। इन कुछ चीजों की वजह से पाकिस्तान की जो आर्मी है उसका कंट्रोल पाकिस्तान के ऊपर शुरू से ही रहा है और ये आगे चल के एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बनी है, वो भी आपको आगे समझ में आ जाएगा। पाकिस्तान के अंदर ब्रेड तक भी मिलिट्री कंट्रोल बेकरी से बनती है। पाकिस्तान के बैंक को भी आर्मी ओन करती है और हैवी इंडस्ट्री का 1/3 और टोटल प्राइवेट एसेट का 7% हिस्सा आर्मी ओन करती है। पहले कमाते हैं और फिर लॉ में अमेंडमेंट करा के अपना फायदा करवाते हैं। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट और फौजी फाउंडेशन को इनकम टैक्स से भी छूट मिलती है और इस वजह से इनके सामने जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो इनके सामने टिक नहीं पाती हैं। इनकी आर्मी के पास पावर और पैसा दोनों है। आप कभी नहीं देखोगे कि एक गरीब देश की आर्मी इतनी अमीर है। हर देश की एक आर्मी होती है, लेकिन यहाँ पे आर्मी का ही एक देश है। आप बोल सकते हो कि मैं गलत बता रहा हूँ, लेकिन आप खुद से भी एक बार चेक करिएगा कि पाकिस्तान आर्मी चीफ जो इससे पहले थे जावेद बाजवा, इनकी वाइफ की जो 2016 में वेल्थ थी वो 0 थी। जब जनरल साहब रिटायर हुए तो उनकी वाइफ की वेल्थ 220 करोड़ हो गई। उनकी वाइफ इतने टाइम में ऐसा कौन सा बिजनेस कर रही थी कि उनकी वेल्थ इतनी हो गई। और अगर पूरी बाजवा फैमिली की वेल्थ को देखा जाए तो 1270 करोड़ हो गई। ये लोग ऐसा कौन सा खजाना खोद रहे हैं जो इनकी वेल्थ इतनी ज्यादा हो गई है। सैलरी जोड़ दो आप, उसके हिसाब से इतनी वेल्थ नहीं बैठती है, लेकिन उसके बाद भी इतना पैसा आ कहां से रहा है। तो आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है इसमें। लेकिन ये सारी चीजें क्वेश्चन तब हो पाएंगे जब मीडिया ये सारे क्वेश्चन लेके आए। लेकिन मीडिया और सुप्रीम कोर्ट वगैरह हर जगह इनका कंट्रोल है। मल्टीपल ऑब्जर्वर्स का ये मानना है कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी को ग्रो करना है तो इकोनॉमी में पाकिस्तान आर्मी का रोल जो है वो खत्म करना होगा। लेकिन इस डायरेक्शन में अगर कोई छोटा सा भी एफर्ट होता है तो उसको वहीं पे फेल कर दिया जाता है, उसको वहीं रोक दिया जाता है, क्योंकि इसकी वजह से पाकिस्तानी बिजनेसेस ग्लोबली कंपटीशन में नहीं आ पा रहे हैं और इनका जितना भी प्रॉफिट होता है वो सारा आर्मी के जनरल्स, रिटायर्ड जनरल्स को ट्रांसफर होता रहता है। पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर है। इनके पास 50 से ज्यादा हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं, जिसमें इस्लामाबाद में 16,000 एकड़, कराची में 12,000 एकड़ की जमीन है जो इनको पाकिस्तान गवर्नमेंट से फ्री ऑफ कॉस्ट में मिली है। हायर अथॉरिटी में कोई भी हो जो भी इनके हिसाब से नहीं चलता उसको ये लात मार के निकाल देते हैं। पाकिस्तान के अंदर आर्मी की हेल्प से ही पीएम बनता है और जब पीएम बन जाता है तो वो आर्मी चीफ के हिसाब से ही चलता है। जनरल बाजवा ने इमरान खान को पीएम बनाया, इसके बदले में इमरान खान ने जनरल बाजवा का टेन्योर एक्सटेंड करवाया। लेकिन दिक्कत तब हुई कि इमरान खान ने जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाने की वकालत करी। इस सबके बीच में जनरल बाजवा ने इमरान खान को हटा के शरीफ को पीएम बनवा दिया और शरीफ ने आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बना दिया। और जो सारी चीजें मैं बता रहा हूँ ये अभी पिछले साल ही हुई हैं और इन सब चीजों की वजह से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई है और ऊपर से 2022 में फ्लड भी आ गया था। 1/3 पाकिस्तान पूरा डूब गया था। करीब $30 बिलियन के अराउंड नुकसान हुआ था, जिसने पाकिस्तान की कमर तोड़ा है। वही आईएमएफ की एंट्री तब होती है जब किसी कंट्री का बुरा टाइम चालू होता है और आईएमएफ जो लोन देता है उससे पहले शर्तें रखता है कि लोन तो देंगे लेकिन उससे पहले अपनी कंट्री में आपको कुछ चीजें चेंज करनी होंगी। इनके जो रूल्स हैं आईएमएफ के, पाकिस्तान के लिए उनको फॉलो करना बहुत ही ज्यादा टफ हो गया। आईएमएफ के रूल के हिसाब से पाकिस्तान को गैस, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, इन सब के जो प्राइस हैं उनको बढ़ाने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान उल्टा कर रहा है, उनको सब्सिडीज दे रहा है और पाकिस्तान की मजबूरी अगर सब्सिडी नहीं देगा तो जो अभी महंगाई चल रही है उससे और ज्यादा हो जाएगी। तो पाकिस्तान जो है वो दोनों तरफ से फंसा हुआ है। आईएमएफ ने जो आर्मी के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी जो टैक्स रिपोर्ट है वो भी मांगी है ताकि पता चल सके कि सारा पैसा जा कहां से रहा है। एक गरीब देश में आर्मी कैसे अमीर हो रही है उस पर कोई इफेक्ट क्यों नहीं पड़ रहा है। इसके साथ साथ आर्मी का जो बजट है आईएमएफ उसमें भी कटौती करने को कह रहा है और यही कुछ रीजन है कि पाकिस्तान की आर्मी आईएमएफ की बजाय बाकी कंट्रियों से लोन ले लेगी, उनसे एड ले लेगी, उनसे जाके पैसे मांग लेगी, लेकिन आईएमएफ को अवॉइड करती है। इस बार भी देखना आपको अचानक से सुनाई में आएगा कि इस कंट्री ने रिलीफ पैकेज दे दिया क्योंकि जाके अंदर सीक्रेट डील कर लेते हैं। दूसरी चीज इसमें यह भी है कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो चाहती है कि इंडिया से रिलेशन सुधरें, क्योंकि तभी ट्रेड होगा, तभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन पॉलिटिकल एनालिस्ट जो है वो ये मानते हैं कि पाकिस्तान आर्मी कभी नहीं चाहती कि इंडिया से रिलेशन सुधरें, क्योंकि अगर इंडिया से रिलेशन सुधर गए तो ये जो हजारों करोड़ का बजट लिया जाता है आर्मी के नाम पे उस पर क्वेश्चन उठेंगे। पाकिस्तान की जनता है उसको हर तरफ से लूटा जा रहा है। देखिए पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है वो किसी लोन या फिर किसी एड से नहीं सुधरेगी। लॉन्ग रन में पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो आर्मी से हट के जब चीजें पॉलिटिशियंस के हाथ में जाएंगी तभी सुधर पाएंगी।